सर, आज के वीडियो में आप क्या बताने वाले हैं? आज की वीडियो में मैं बताने चाहूँगा कि अगर आपके एसआईआर लिस्ट में कोई एनोमली है या आपके कोई डॉक्यूमेंट में एनोमली है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, वो किस प्रकार की एनोमली हो सकती है। उसके बाद जो अगला सवाल रहेगा कि अगर कोई कोई इंसान कहीं और रहता है और उसकी वोटिंग वगैरह कहीं और होती है, मतलब वो किसी के सिलसिले में कहीं और चला गया है, तो उसका एसआईआर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा सवाल रहेगा कि मतलब अगर जो अभी इलेक्टोरल लिस्ट का जो ड्राफ्ट पब्लिश होगा तो वो कहाँ पे होगा जिसमें उनका नाम नहीं है, उनकी जो लिस्ट है वो कहाँ पे लगेगी। और उसके बाद जो सबसे आखिरी सवाल रहेगा कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जो यतीम बच्चे हैं, तो उनके जो एसआईआर वगैरह करने का क्या प्रोविज़न किया गया है। सर, अभी आपने बताया कि आप हमें इस सवाल का जवाब देंगे कि अगर किसी इंसान के मैप रिकॉर्ड में एनोमली आ रही है, तो उस इंसान को क्या करना चाहिए? तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एनोमली दो या तीन टाइप से आ सकती है। तो पहला है कि अगर आपका नाम चेंज हुआ हो, किसी भी रीज़न से अगर आप अपना नाम बदलते हैं तो उससे रिलेटेड एनोमली आ सकती है। ये तो हुआ एक मतलब जनरल केस। और उसके बाद एक जो केस आता है कि अगर लड़कियों की शादी हो जाती तो उसके बाद उसका जो नेम चेंज होता है, तो उससे रिलेटेड भी एनोमली आती है। तो ये नेम चेंज होने से होता क्या है कि एक ही इंसान की दो से तीन एंट्री हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो आपको अपने एक वो डिसाइड कर लेना कि आपको किस बूथ एजेंट के पास अपना नाम रजिस्टर कराना है। तो आपको उधर अगर आपकी शादी की वजह से नाम चेंज हुआ है तो आपको उधर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और जहाँ से आपको अपना नाम हटाना है वहाँ पे आप जाके बोलिए कि उनको नाम हटाना है। वो आपके जो बीएलओ है वो ये प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद अगर आपका जो शादी के रिलेटेड नहीं या किसी और वजह से हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना गज़ेट दिखाना होगा। और अगर जो आखिरी केस देखा जाए कि अगर आपकी उम्र या आपकी एज के रिलेटेड कुछ एनोमली है तो उसके लिए आपको ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है जिसमें बर्थ डेट लिखी हो। अगर एसआईआर की मैपिंग के वक्त कोई इंसान बाहर रहता है, मतलब उसका रेसिडेंशियल एड्रेस कुछ और है और टेम्पररी एड्रेस कुछ और है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो वो इंसान अपने किसी भी रिलेटिव रिश्तेदार को भेज के अपना वो एसआईआर फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। उनका यहाँ पे प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं है। अगर उनका कोई भी मेंबर फैमिली मेंबर है तो वो उसके थ्रू करा सकते हैं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं है, वो चाहे किसी भी रीज़न से हो, तो वो कहाँ पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि इन लोगों का नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं है? तो ये मालूमात आपको जितने पब्लिक ऑफिस से रिलेवेंट टू दिस, तो आपको वहाँ पे ये सब बातें पता चलेंगी। वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड है उस पे लगाया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं उनके यहाँ पे भी आप ये सब दिया जाएगा। और उसके बाद देखा जाए तो चीफ इलेक्टोरल कमीशन की जो वेबसाइट है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल कमीशन की जो वेबसाइट्स है वहाँ पे भी उपलब्ध किया जाएगा। सर, अगला सवाल थोड़ा सेंसिटिव है, और सवाल ये है कि जो लोग अनाथ हैं, जो अपनी खानदान का और अपनी एंसेस्ट्री का सबूत नहीं दे सकते, तो उन लोगों के लिए ईसीआई क्या प्रोविज़न कर रही है? कैसे उनकी मदद की जाएगी? तो ईसीआई का जो जो लोग अपने जो फैमिली हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, मतलब अपनी जो खानदान की जानकारी नहीं दे पा रहे, जो बच्चे अनाथ है या कुछ किसी वजह से उनके पेरेंट्स नहीं है अभी, तो उनके लिए जो एक स्पेशल प्रोविज़न किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर उनके पास ये 12 डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट भी है तो भी उनका नाम एसआईआर में किया जाएगा। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम अपने एसआईआर फॉर्म के साथ सबमिट कर सकते हैं? तो ईसीआई ने हमें गाइडलाइन दी है, टोटल 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हम सबमिट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला है कि अगर आप किसी सरकारी गवर्नमेंट सेंट्रल हो, स्टेट हो या किसी पीएसयू के सरकारी कार्यालय के अगर आप कर्मचारी रह चुके हैं, आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं या है, तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं या अपना पेंशन का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, उसके बाद जो सेकंड केस है इसमें भी अगर आप किसी भी लोकल अथॉरिटी हो गया, बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एलआईसी हो गया या कोई पीएसयू वगैरह हो गया, तो इसमें पीएसयू में अगर जैसे देखा जाए जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जैसे एचपी हो गया
भारत पेट्रोलियम हो गया। तो ये जो सब है ये एक PSU के अंडर आते हैं। तो उसका आप अगर आपके पास उसका गैस कार्ड है तो आप ये भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो कंडीशन है कि आपको 1/7/1987 से पहले का प्रोड्यूस करना है। और ऊपर वाले केस में देखेंगे तो इसकी कोई वो कंडीशन है ही नहीं डेट की। उसके बाद जो तीसरा है, आप तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो जन्म दाखला बोलते हैं जिसे आम लैंग्वेज में, वो दे सकते हैं। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट हो गया, और कुछ अगर ट्राइब्स वगैरह है तो वो अपना फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और अगर आप किसी माडा या सिडको जो गवर्नमेंट अपनी हाउसिंग डेवलपमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो उससे जो अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट आता है आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो अगर आप 10वीं पास है तो आप अपना 10वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 10वीं पास नहीं है तो आप अब जहाँ तक भी पढ़े आप वो सब सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो अगर आप 10वीं पास नहीं है तो गवर्नमेंट उसकी जांच करेंगे और उस बेसिस पे डिसीजन लेगी। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये जो है इसको अपन आम लैंग्वेज में बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रहवासी दाखला बोलते हैं इसको। उसके बाद जो आता है जहाँ पे एनआरसी आ गए तो वहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और अगर आप किसी रिजर्वेशन में आते हैं, किसी कास्ट वगैरह जैसे OBC हो गया, SC हो गया, SP हो गया, तो आप वो सब भी दे सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखा जाए अगला डॉक्यूमेंट तो वो है फैमिली रजिस्टर्ड प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटी। तो ये जो है आप इसमें अपना राशन कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी में जो सबके पास होते ही है वो है आधार कार्ड। आप वो सारे डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको जो भी सवालात थे SIR से रिलेटेड वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे।